नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, फूल जोहार। मैं आफरीन जहां आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। आज का यह करियर काउंसलिंग वेबिनार लोक सेवा परीक्षा की तैयारी पर आधारित है। इस कार्यक्रम में हमारे दो वक्ता होंगे। काउंसलिंग के महत्व के बारे में नीलिमा सहाय जी बताएंगी और सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी से संबंधित जानकारी तरंग बंसल जी देंगे और अंत में विद्यार्थियों के सवाल का जवाब बंसल जी देंगे। आइए सबसे पहले मैं नीलिमा सहाय जी को अपनी बातों को रखने के लिए आमंत्रित करती हूँ। नीलिमा जी जमशेदपुर की रहने वाली हैं और वर्तमान में विद्या भारती चिन्मय स्कूल में जूनियर क्लास के बच्चों को पढ़ाती हैं। आपका शिक्षा के क्षेत्र में 25 वर्षों से अधिक का अनुभव है और आपको छोटे बच्चों को पढ़ाना पसंद है, क्योंकि आपका मानना है कि असली मेहनत और ध्यान छोटे बच्चों को ही दिया जाना चाहिए ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। प्लीज वेलकम नीलिमा सहाय मैम। I, Nilima Sahai, welcome each one to the third online career counseling program on civil services. मैं आप सबके साथ आज काउंसलिंग के इम्पोर्टेंस शेयर करना चाहूंगी। सबसे पहले इस शब्द काउंसलिंग का अर्थ क्या है? काउंसलिंग यानी परामर्श सेवा या सही सलाह देना। हम लाइफ में बहुत से ऐसे लोगों से मिलते हैं जो ये रिग्रेट लेकर जीते हैं कि काश हमें ये करियर नहीं चुना होता, क्या हम कुछ और करियर चुने होते तो हमारा लाइफ कुछ और होता। स्टूडेंट लाइफ यानी स्कूल टाइम में भी हम अपने करियर को लेकर बहुत कंफ्यूज रहते हैं। हम करना बहुत कुछ चाहते हैं, हमें लगता है कि हम सब कुछ कर लेंगे। हमारे अंदर जो थोड़ी बहुत क्वालिटी रहती है उसे हम सोचते हैं कि हम उससे अपनी करियर बना लेंगे, पर ये सही नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि आप उस एज में अपने आप को जिन चीजों में अच्छा समझ रहे हैं वो आपके करियर बनाने में सही मदद करेगा। हम दो शब्दों के बीच अंतर समझना उचित समझते हैं, पैशन और प्रोफेशन। परंतु हम स्कूल लाइफ में इस एज में होते हैं कि इतने छोटे उम्र में हमें ये समझ नहीं आता कि हमें हमारी प्रोफेशन क्या है और हमारा पैशन क्या है। मे बी हम बहुत अच्छे डांसर हो सकते हैं उस एज में, बहुत अच्छे सिंगर हो सकते हैं। हर एज में हमारी हॉबीज चेंज होती है। हम कभी ड्राइंग बहुत अच्छा कर लेते हैं तो लगता है कि वो हम उसे करियर बना लेंगे, पर एज के साथ कुछ बदलाव आ जाते हैं और इस बदलाव को हमें समझ नहीं आता कि ये हमारा करियर बन सकता है, सही करियर बन सकता है या नहीं। इस उलझन से बाहर निकलने के लिए हमें एक अच्छे काउंसलर की जरूरत होती है। सही मार्ग करने के लिए काउंसलर हम अपने लाइफ में बहुत जरूरी है। छात्रों को अपने लाइफ में एक करियर काउंसलिंग जरूर करानी चाहिए। आप सब खुशकिस्मत है कि आप इस एज में, इस समय में हैं कि आपके पास ये सारी सुविधाएं उपलब्ध है। काउंसलर आपके व्यक्तित्व और रुचियों को ध्यान में रखते हुए आपको करियर चुनने में मदद करते हैं। एक करियर काउंसलिंग आपको अपनी योग्यता और इंटरेस्ट के आधार पर करियर फील्ड का चुनाव करने में मदद करता है। करियर काउंसलिंग बहुत से समय में हमें मदद करता है, जैसे यह हमें दुविधा हमारे अंदर जो भी दुविधा है उससे हमें दूर करता है, लक्ष्य को तय करने में मदद करता है, गलत करियर चुनने से हमें बचाता है। करियर काउंसलिंग दुविधाओं से छुटकारा देता है, लक्ष्य को तय करने में मदद करता है, गलत करियर चुनने से बचाता है। करियर काउंसलिंग समय रहते सही मंजिल तक हमें ले जा सकते हैं। अगर हम एक सही करियर काउंसलर के पास चले जाएं तो हमारे अंदर जो भी कंफ्यूजन है उसे वो दूर करके वो हमें सही रास्ता दिखा सकते हैं। सही समय पर बिना समय नष्ट किए हुए हम अपने सही मार्ग को सही समय पर बिना समय नष्ट करते हुए चुन सकते हैं। वो हमें कॉन्फिडेंट बनाते हैं।
हम अपने बारे में पॉजिटिव सोचने लगते हैं, हम अपनी खूबियों को जानने लगते हैं। करियर काउंसलिंग लाइफ में बहुत जरूरी है। आप बहुत लकी हो, आपको ये प्लेटफॉर्म मिला है। हर करियर के बारे में आपको बताया जाता है, हर प्रोफेशन के बारे में काउंसलिंग किया जाता है। आप इससे आशा करती हूँ कि आप सब इस प्रोग्राम को बहुत ही ध्यान से सुनेंगे और ये निश्चित ही आपको आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। Thank you so much. Hope you have a bright professional future ahead and all the best. Thank you once again, friends. तो सबसे पहले मैं तरंग बंसल सर जी का वेलकम करना चाहूंगी। वो हमारे बीच जुड़ चुके हैं और उनको आमंत्रित करने से पहले मैं एक ऐसे नौजवान के बारे में बताना चाहूंगी जो हमारे बीच में है, जो दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जमील अनवर की। ये बिहार के समस्तीपुर जिला के रहने वाले हैं और आपने 2016 में एनआईटी भोपाल से इंजीनियरिंग किया है। आपने इसी दौरान 2 रिसर्च पेपर भी सबमिट किया था, जो कि अक्सर लोग पीएचडी में करते हैं। सो प्लीज वेलकम जमील अनवर भाई। हाँ, मैंने बीटेक 2016 में पास आउट हूँ, जिस कॉलेज से हमारे सीनियर तरंग बंसल सर ने किया है वो 2015 के पास आउट हैं और मैं 2016 का पास आउट हूँ। मैं उनका बहुत ही खास जूनियर रहा कॉलेज में और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला हमें। मैं 2010 में 10th पास किया समस्तीपुर से, अपने होम टाउन से। घर से आता था एक गांव से, छोटे से। और मैं अपने गांव के बारे में बता दूं तो आधा किलोमीटर के रेंज में मेरे गांव से आईआईटी, एनआईटी, आईआईएम और ट्रिपल आईटी, आपको सारे कॉलेज में सिर्फ आधा किलोमीटर के रेंज से सारे लड़के मिलेंगे। हम लोग बहुत ही एक रहते हैं अपने एक दूसरे से। चीज़ें जो भी होती है शेयर करते हैं, जो भी प्रॉब्लम आता है डिस्कस करते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज डैट कि आपका सेटिस्फेक्शन लेवल कहाँ है, आप अपने अंदर में क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। कोई भी तैयार हो, कोई भी चीज़ जब तक आप अपने अंदर से नहीं निकालें कि हाँ मुझे ये करना है, तब तक आप नहीं कर पाएंगे। कितना भी आपके गार्जियन बोल रहे हैं, भैया बोल रहे हैं, सीनियर बोल रहे हैं, जूनियर बोल रहे हैं, कोई भी बोल रहे हैं, जब तक आप नहीं चाहेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। कितना भी आप कैरियर काउंसलिंग करा लें, अपना किसी काउंसलर के पास जाएं, कुछ भी, अपने अंदर के आग को आपको देखना पड़ेगा कि मैं कहाँ सेटिस्फाइड हो रहा हूँ। पढ़ने में हो रहा हूँ, खेलने में हो रहा हूँ, डांस करने में, मतलब कोई भी चीज़ जो आपके लाइफ से रिलेटेड हो, आपका सेटिस्फेक्शन लेवल कहाँ है, तभी आप सक्सेस कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। मैं एक छोटे से गांव का लड़का हूँ। मैंने साइकिल चला के घर से अपना स्कूलिंग कंप्लीट किया। उसके बाद फिर मैं 2 साल के लिए मुजफ्फरपुर, जस्ट नियरेस्ट टू समस्तीपुर है, वहाँ जाके इंडिविजुअल क्लास ज्वाइन किया। फिर मैंने वहाँ, मतलब मुझे था कि मुझे करना है एट एनी कॉस्ट। मतलब कम फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होने के बावजूद मैंने उस चीज़ को कंप्लीट किया कि मुझे करना है। मैं 3-3 लोगों से फिजिक्स पढ़ता था, एक फैकल्टी से पढ़ता था, एक सीनियर से पढ़ता था, एक अपने बैचमेट से पढ़ता था कि भाई मुझे पढ़ाओ, मुझे करना है। मैं कोटा जाने के लायक नहीं हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, मैं 1.5 लाख फीस नहीं दे सकता, बट मुझे करवाओ, मुझे रट के वो जैसे भी मुझे क्लियर करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 7,000 रैंक लाया ट्रिपल ई 2012 में। उसके बाद मुझे एनआईटी भोपाल मिला। फिर मैं कुछ ज़्यादा ही खुश होके उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं किया, 1 साल 2 साल जो भी था। उसके बाद मुझे अच्छे दोस्त मिले, अच्छे सीनियर मिले, तरंग बंसल जैसे सीनियर मिले। और फिर मैंने वहाँ एक और लड़का था शाहरुख शमीम करके, जो अभी कनाडा यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी से एमएस करने के बाद वो वहाँ खुद का स्टार्टअप कर लिया। तो उसके साथ मेरा 2 रिसर्च पेपर था। फिर मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल वहाँ नहीं था कि मैं, मुझे एमएस वेमएस नहीं करना है, मैंने बस चीज़ें कर ली। अच्छा ठीक है भाई, तू बोल रहा है तो चलो ठीक है, अपना कर लेते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आपका सेटिस्फेक्शन लेवल कहाँ है, आप क्या चाहते हो लाइफ में करना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कंपेयर करना है कि हाँ वो कर रहा है तो हम भी कर लें, भैया बोल रहे हैं यूपीएससी करना है तो कर लेते हैं, मम्मी बोल रही है तो नहीं। सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि आप तो सबसे पहले अपने गार्जियन, अपने पेरेंट्स के साथ फ्रेंडली बनो, कि मतलब दोस्त बनाओ, उनको अपनी चीजें शेयर कर सको। कोई भी दोस्त आपको 2 घंटा 4 घंटा के लिए मिलेगा, आप अपने घर में 10 घंटा 12 घंटा 18 घंटा रहते हो, तो चीजें वहां देखो कि आप चीजें शेयर कर सकते हो कि नहीं, और उन्हीं के सपोर्ट की वजह से तुम आगे बढ़ सकते हो। दोस्तों, सीनियर जूनियर,
वो सब आपको मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन वो जो चीज़ देगा आपको गार्जियन, वो आप नहीं कोई दे सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है कि आप वो करें, अपने गार्जियन से फ्रेंडली रहें, तो उनको चीज़ें शेयर करें कि पापा मैं ये करना चाहता हूँ, मेरे दिल में ये है, मैं ये करना, मुझे ये करना है। तो आपको गार्जियन का सपोर्ट मिलेगा, फिर आप लाइफ में तरंग बंसल जी बिल्कुल की। सक्सेस करोगे। बंसल जी ने एनआईटी भोपाल से बीटेक किया है, मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन फ्रॉम आईआईएम रोहतक, लॉ सर्टिफिकेशन फ्रॉम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली। आपने यूपीएससी सीएपीएफ 2016 की परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 36 प्राप्त की। यूपीएससी में सफल होने से पहले श्री बंसल अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रसिद्ध बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम कर चुके हैं और साथ ही उन्होंने रिसर्च पेपर पर लेख लिखा जो कि अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका में छपा है। आप हमेशा एक बात इंग्लिश में कहते हैं, व्हेन योर सर्विस इज रॉयल योर कन्वीनियंस टर्न्स क्लासिक। Please welcome Tarang Bansal, sir. First of all, I welcome this August gathering on this amazing platform. Thank you, Jamil. Thank you, Afreen ji, Nilima ji, and Bhaiya for providing such a wonderful platform where I can come and put my whatever experience, small experience I have in this small period of time. So बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप सभी ने समय निकाला, मुझे यहाँ पर बुलाया। आज मैं इधर उधर न जाके सीधे पॉइंट पे आता हूँ, जो कि अभी एक बहुत अच्छी बात हुई यहाँ पे। नीलिमा जी ने और जमील ने बहुत अच्छी बात कही कि आपको वही करना चाहिए जो आपका इंटरेस्ट है आपका। सो आई वाज सेइंग कि आपको सिविल सर्विसेज या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करने के लिए क्या मोटिवेशन होती है। मैंने कई लोगों से बात की, मेरे काफी फ्रेंड्स अभी इनफैक्ट बिहार में भी मेरे काफी फ्रेंड्स हैं जो बैचमेट्स हैं, जो अभी एएसपी ऑप्स वगैरह काफी पोजीशंस पे हैं। अभी अगले कुछ सालों में दे विल बी कलेक्टर एंड एसपी। तो जब हम बैठते हैं साथ में तो वी रियलाइज की बहुत से युवा जो इसके लिए टर्न होते हैं सिविल सर्विसेज के लिए, उनका मोटिवेशन होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक जॉब होगा जो कि बहुत अच्छा पेइंग होगा एंड जॉब सिक्योरिटी होगी और सोशल प्रेस्टीज होगी कि हमारे घर वाले आसपास बोल सकेंगे कि हाँ भाई मेरा बेटा ये है, मेरा भाई ये है, भतीजा ये है। तो मैं उन सभी युवा जो केवल इसलिए तैयारी करना चाहते हैं कि उनको बॉडीगार्ड्स मिल जाएंगे, गाड़ियां मिल जाएगी, बहुत सारे नौकर चाकर, बड़ा बंगला, ये सब मिल जाएगा, तो प्लीज मत करिएगा अगर आपका ये मोटिवेशन है तो। रीजन बीइंग दैट कि जब तक आपको नहीं मिलता है तब आपको लगेगा यार ये कितनी बड़ी मोटिवेशन है मेरे लिए, लेकिन जब आपको मिल जाएगा तो यू रियलाइज कि वो चीज आपकी आदत हो जाएगी और फिर वो आपको खुश करना बंद कर देगी, क्योंकि वो बाहरी मोटिवेशन है। तो करियर ऐसा चूज करना चाहिए जो आपको अंदर से मोटिवेट करे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लोगों की टेक केयर करना अच्छा लगता है, उनको उनका ट्रीटमेंट करना अच्छा लगता है, तो आप डॉक्टर का प्रोफेशन चूज करते हैं, तो वो आपके इंटरनल मोटिवेशन कि हाँ मुझे लोगों की सेवा करना अच्छा लगता है। किसी को डांस करना अच्छा लगता है, वो डांसर बन सकता है, कोई आर्टिस्ट होता है। तो सबसे पहले अपने इनर सेल्फ में देखें कि मैं किस एग्जाम की तैयारी किस चीज के लिए कर रहा हूँ, राइट। क्योंकि कुछ समय बाद में, जैसा मैंने आपको बताया, शुरुआत के 5-10 साल हो सकता है आप बहुत इंजॉय करें कि हाँ सब है, सब लोग आपको पूछ रहे हैं, सब आपका बहुत नाम है, आप जहां भी जा रहे हैं आपको बहुत रिस्पेक्ट मिल रही है, एकदम लोग आपको कि सर आइए बैठिए, इस तरह से हो रहा है। लेकिन फिर आपको रियलाइज होता है कि यार क्या मैंने सही प्रोफेशन लिया है। क्योंकि कोई सा भी सिविल सर्विस हो, कोई भी पुलिस सर्विसेज हो, उसमें अपने निहित चैलेंजेस होते हैं। तो सबसे पहले अपने आप में ये सोच लीजिए कि क्या मुझे वाकई में मैं कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए, सर्विसेज में रह के, और मैंने मन बना लिया है कि हाँ मुझे पक्का यही करना है, तो फिर आप बिल्कुल जी जान से जुड़ जाइए। किसी भी एग्जाम, चाहे यूपीएससी हो, चाहे आपका बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन हो, एसएससी हो, कोई भी एग्जाम आप गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, उसके लिए जी जान से जुड़ जाइए। मैं कुछ चीजें, चूंकि सिविल सर्विस की तैयारी पे काफी सारे वीडियोस ऑलरेडी आप लोग को मिल जाते होंगे यूट्यूब पे और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे, तो मैं बहुत लिमिटेड 10 मिनट में अपनी सारी बातें जो मुझे लगता है आपको बताना चाहिए वो खत्म करूंगा। उसके बाद आप मुझे क्वेश्चन पुट अप करिएगा, मैं आई आंसर दैट क्वेश्चंस। तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि कैसे तैयारी करना है, क्या तैयारी करना है, इसके लिए तो आई थिंक थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस आपको यूट्यूब
यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे, बट इट्स बेटर कि यू मस्ट आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम मी सो दैट आई कैन आंसर योर क्वेरीज, बिकॉज this is the advantage of having face-to-face interactions. And this is not the only the first interaction. You can have my contact, you can just message me whatever whenever you want ki sir I want this guidance and this all these things. So okay, I'll start thing. First of all, you should be self confident. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप सिविल्स की तैयारी करें. अपने पास्ट बैगेजेस जो होता है ना कि यार मैंने तो कभी मैं तो इतने 60-70% वाले ही रही हूँ या रहा हूँ, मैं तो भाई बहुत गरीब हूँ, मैं कोचिंग नहीं ले सकता हूँ, है ना, मैं तो जॉब करना है, जॉब के साथ होगा कि नहीं होगा, इस तरह के जो बैगेजेस हैं ये बिल्कुल छोड़ दीजिए. अगर आपने सोचा है मुझे करना है तो फिर बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिए कि करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए. एक कहावत है, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, और फिर चींटी वाली और बहुत सारी कहानियां और कविताएं भी आपने सुनी होगी किस किस तरह से अगर व्यक्ति में सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो वो कुछ भी कर सकता है. तो सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंस होना जरूरी है. दूसरा, यूपीएससी की अगर बात करें तो ये जर्नी काफी लंबी है, काफी हेक्टिक, नॉट हेक्टिक बोलूंगा, लेकिन काफी ज्यादा पेशेंस की इसमें रिक्वायरमेंट है, डिसिप्लिन की रिक्वायरमेंट है. इस जर्नी में आप ऐसा नहीं सोच सकते कि आज मैं 14-14 घंटे पढ़ लिया, मैं 5 दिन पढ़ लिया, आपको बहुत अच्छा लगेगा, उसके बाद फिर एकदम से सब छोड़ दिया. तो ऐसा नहीं है. आप रोज पढ़े 6-7-8 घंटे जो भी आप निकाल सकते हैं उतना पढ़े, लेकिन कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है. ऐसा नहीं है कि आपने एक हफ्ते तो 12-12 घंटे पूरा पढ़ लिया, फिर अगला हफ्ता पूरा ही गोल कर दिया कि नहीं हो गया था मेरा तो सिलेबस या किसी भी कारण से. सो वो चीज आपको बहुत ध्यान में रखनी होगी. दूसरा पॉइंट कि सिलेबस आपको देख लेना है. जो भी एग्जाम की आप तैयारी करें, यूपीएससी की या आपके स्टेट सर्विसेज की, तो आपको सिलेबस जरूर देख लेना है. और ओल्ड क्वेश्चन पेपर, जो पुराने क्वेश्चन पेपर रहे होंगे उनको जरूर देखना है. तो उससे आपको एक आइडिया लगेगा कि अच्छा ये एग्जाम क्या है, एग्जाम में क्या पूछा जाता है. तो दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू. थर्ड की हर एग्जाम और हर सिलेबस के रिगार्डिंग कुछ बेसिक बुक्स होती हैं, तो वो बेसिक बुक्स जो हैं वो आपको रिफर करनी है, उनको पढ़ना ही है. फॉर एग्जाम्पल, मैं बेसिक बुक्स की एक लिस्ट डाल दूंगा, शेयर कर दूंगा, तो आपको भी मिल जाएगा कि कौन कौन सी बुक्स को आपको रिफर करना है. जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, हिस्ट्री के लिए आपका एनसीईआरटी है. एनसीईआरटी आपको पढ़नी ही है इन एनी केस. तो इस तरह से कुछ कुछ बेसिक बुक्स हैं जो आपको रिफर करनी ही पड़ेगी. फोर्थ पॉइंट इज वीडियोस ऑफ प्रीवियसली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स. बहुत सारे, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैंने आपको कहा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे वीडियोस हैं. तो जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं वो हिंदी माध्यम वालों का वीडियोस देख सकते हैं कि हिंदी माध्यम वाले छात्र ने कैसे तैयारी की, कैसे निकाला. तो आप ना मेरा एक स्ट्रेटेजी रहती थी, तरीका रहता था कि मैं सभी की सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की वीडियोस देखता था, उसमें से कॉमन पॉइंट्स निकालता जाता था. जो कॉमन चीजें सभी ने की है, फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत सभी ने पढ़ी है, तो मैं उसको कर लेता था कि अच्छा ये करना है. ऐसे ही मान ली हिस्ट्री में मोस्ट कॉमन चीज जो निकल गई कि अच्छा एनसीईआरटी विपिन चंद्रा, अच्छा विपिन चंद्रा है कॉमन, तो कॉमन निकाल लिया. एनसीईआरटी कॉमन आ गई, कॉमन निकाल ली. तो ऐसी चीज जो सभी ने की है और सभी के लिए सक्सेसफुल हुई है, वो तो आपको छाट लेनी है कि अच्छा ये चीजें तो सभी ने कॉमन बताई, इसका मतलब इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है. फोर्थ, एक और चीज कि बुक्स की रश में नहीं पढ़ना है. बहुत ज्यादा मटेरियल है सिविल सर्विस या कोई भी स्टेट सर्विस, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत सारा इंटरनेट पे मटेरियल है. इसलिए मैंने आपको समझाया बेसिक बुक्स, और कोई भी अपना सोर्स को लिमिटेड करना है. करंट अफेयर्स भी एक सोर्स या 2 सोर्स हो गया, बस उस तक लिमिट करें आप, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं जाना है. टाइम मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. आपको टाइम को अपना मैनेज करना आना चाहिए. किस तरह से आपका दिन में, मान लीजिए आपने कई लोग जॉब करते हैं, जॉब के साथ तैयारी. 2 क्वेश्चन लोग हमेशा पूछते हैं कि सर कोचिंग की जरूरत है क्या. तो मैं साफ बताना चाहता हूं कि आजकल इन दिस डिजिटल एरा यू डू नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ कोचिंग. अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन है तो आपको कोचिंग की बिल्कुल जरूरत नहीं है. हर तरह का हर मटेरियल इंटरनेट पे फ्री में मौजूद है. ठीक है, तो कोचिंग की जरूरत नहीं है. कोचिंग का फायदा होता है, क्या फायदा होता है कि अगर आप कोचिंग जाएंगे तो कोचिंग की वजह से आपको एक ग्रुप ऑफ पीपल मिल जाता है लाइक माइंडेड. तो ग्रुप काफी हेल्प करता है. अगर आप अच्छे लोगों से दोस्ती करके साथ में तैयारी करते हैं तो कई बार बहुत फायदा होता है आपको. एक फायदा. दूसरा फायदा, रेगुलरिटी आ जाती है. आप खुद से पढ़ते हैं तो कई बार आप
क्या बोलते हैं, इनडिसिप्लिन हो जाते हैं, नहीं कर पाते हैं, कुछ टीवी देख लिया, मूवीज देख ली। लेकिन कोचिंग है तो टाइम है, जाना है, पढ़ना है, तो एक वो रेगुलरिटी आ जाती है। एक यूपीएससी का सिलेबस बहुत बड़ा है, तो कोचिंग के साथ साथ आपको पता नहीं चलता, 6 7 8 महीने जो भी कोचिंग है उसमें आपका सिलेबस खत्म हो जाता है। तो ये कुछ, और हाँ, टेस्ट वगैरह होते हैं, रेगुलरली फीडबैक मिलता है, तो वो फायदे हैं। लेकिन अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन है, आपको लगता है कि मैं डिसिप्लिन से कर सकता हूँ, तो ऐसा कुछ नई चीज कोचिंग में नहीं मिलती है, या कोई बहुत मैजिक मसाला नहीं है कोचिंग में। जॉब के साथ तैयारी कर सकते हैं, बिल्कुल जॉब के साथ तैयारी कर सकते हैं। मैंने खुद ने जॉब के साथ तैयारी की है, मैंने कभी भी, मैं जॉबलेस नहीं रहा हूँ, हर टाइम आई वाज डूइंग सम काइंड ऑफ जॉब। तो जॉब के साथ आप बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा सेल्फ मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपना सुबह का, मेरे मैं अपना टाइम टेबल बता देता हूँ, मैं क्या किया करता था। आई वॉज इन जॉब, कॉर्पोरेट जॉब, बहुत अच्छा जॉब था। सो मैं सुबह उठ के 1 घंटा, मैं 6 बजे के आसपास, 7 बजे के आसपास, 7 बजे के आसपास लगभग उठ जाता था। 1 घंटा मैं पढ़ाई करता था अपना, 8 साढ़े 8 तक। देन मेरी ऑफिस की कैब आ जाती थी, तो मैं बैठ के ऑफिस जाता था। ऑफिस में मेरा जिम वगैरह था, सो आई यूज टू एक्सरसाइज, जिम करता था, ब्रेकफास्ट करता था, एंड फ्रेश होके मैं 11 बजे तक अपनी डेस्क पे चले जाता था। वहां पे लगभग आप समझे, मेरे को शाम के 7 बज जाते थे काम करते हुए, 7 से 8 लग। फिर डिनर करके मैं ऑफिस में ही बैठ जाता था और ऑफिस में ही पढ़ाई करता था। तो 10 11 बजे तक ऑफिस में पढ़ता था, 12 बजे तक रूम पे आके फिर से सो जाता था। तो इस तरह से मैं 3 4 घंटे रोज निकाल लिया करता था, और वीकेंड्स पे मैं अपनी और ज्यादा, वीकेंड्स पे 10 से 12 घंटे पढ़ाई किया करता था। ऐसे ही आप अपने आप को इम्प्रोवाइज करें कि आपको क्या सूटेबल लगता है। अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं तब तो आपके पास बहुत समय है, आप पढ़ ही सकते हैं। जॉब कर भी रहे हैं तो आपको समय निकालना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ आप टाइम निकाल सकते हैं। दूसरा, मैं सभी यंगस्टर्स जितने भी हैं यहाँ पे, सभी को एक एडवाइस, लास्ट एडवाइस है कि सिविल्स की तैयारी करें, लेकिन अपने आप को शांत रखें। थोड़ा सा अपने ध्यान, कोई भी आप जिसको भी मानते हो या नहीं भी मानते हो, तो अपनी ब्रीथ पे ध्यान दें। मेडिटेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज है जो आप सभी को करनी चाहिए। और इसके अलावा आप एक्सरसाइज रेगुलरली करते रहें, क्योंकि जैसे कहते हैं, हेल्दी माइंड लिव्स इन हेल्दी बॉडी। तो आप अगर शरीर से स्वस्थ नहीं होंगे तो फिर आपको काफी दिक्कत आएगी। और अब जब आप शरीर से अच्छे होंगे, आप सुबह सुबह आधा 1 घंटा एक्सरसाइज करेंगे, आप पसीना वगैरह निकालेंगे, तो आपको खुद को अच्छा लगेगा, एक्टिव रहेंगे आप। तो ये कुछ एडवाइसेस थी मेरी। आप किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। मेजोरिटी में ये चाहता हूँ कि आप क्वेश्चन पूछें एंड देन आई विल आंसर। थैंक यू सो। अगर किसी स्टूडेंट को क्वेश्चन पूछना है तो वो या तो अपना अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकता है या फिर अपने क्वेश्चन को चैट बॉक्स में टाइप कर सकता है। नमस्ते सर। गुड इवनिंग। प्रिया वर्मा। नमस्ते सर। हाय, गुड इवनिंग प्रिया। या नमस्ते, प्लीज। सर, मुझे आपसे ये सवाल करना था कि जैसे कुछ कुछ इवेंट आ जाता है, घर हो या स्कूल हो या कोई भी जगह पे, तो पढ़ाई का जो फ्लो है वो डगमगा जाता है। ठीक है, तो उस वक्त सर उस फ्लो को वापस से जल्दी से कैसे पा सकते हैं? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है प्रिया। दिस आर सम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस सभी पूछें जो, जिनको जो लगता है। ये क्वेश्चन वही पूछ सकते हैं जो जेन्युइनली तैयारी करते हैं, राइट? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था तुम्हारा। देखो, ये लाइफ में आती है चीजें। दो तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं। एक जो सब छोड़ छाड़ के, घर बार सब छोड़ के दिल्ली वगैरह में चले जाते हैं, और वो फिर किसी को देखते ही नहीं, चाहे शादी, excuse, वो फिर किसी इवेंट को देखते ही नहीं, चाहे शादी हो या कुछ हो। तो एक वो हो सकते हैं। दूसरा, अगर आपके पास वो लिबर्टी या वो चीज नहीं है, तो आपको एक चीज जरूर करनी होगी कि आप कितने भी बिजी हो, एटलीस्ट हर रोज आप 1 से 2 घंटा तो निकाल ही सकते हैं। कुछ ना करें तो एटलीस्ट न्यूज़पेपर तो पढ़ते रहें। तो इस वजह से क्या होगा कि आपका फ्लो नहीं टूटेगा। आपको पता रहेगा कि अच्छा, ये चीज चल रही है, ये चीज चल रही है, तो आपका फ्लो नहीं टूटेगा। सेकंड थिंग, कि आपको फिर भी फ्लो टूट ही गया है और आपको फिर से बनाना है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। 6 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन में फ्लो पूरा बन जाता है। क्योंकि मेरे साथ बहुत, मतलब एटलीस्ट मुझे तो याद भी नहीं, अनगिनत बार मेरा फ्लो टूटा होगा। क्योंकि
मेरी जॉब भी थी, फिर मेरी ट्रेनिंग भी थी, पुलिस ट्रेनिंग एंड ऑल सभी चीजें हैं। तो फ्लो कई बार टूटता है, तो आपको फ्लो बनाने के लिए 6-7 दिन आप बिल्कुल फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्फिडेंस से बैठे, एक टाइम टेबल बना लेना है अपना कि मेरे पास 7 दिन है, 7 दिन में शुरुआत उन चीजों से करें जो आपका बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल आप पॉलिटी में अच्छे हैं, तो आपका फ्लो टूट गया तो पॉलिटी उठाएं और उसको कंप्लीट करें, उससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा और एक अपने आप आपका माइंड सेट वापिस से उस तरफ वर्क करना शुरू कर देगा। दूसरी एक और चीज कर सकते हैं आप, यूट्यूब पे बहुत सारे जैसे मैंने बताया वीडियोस हैं, तो सब्जेक्ट से रिलेटेड आप वीडियोस देखना शुरू कर दें और उससे पढ़ाई शुरू करें। तो उससे क्या होगा कि हम अगर बुक से पढ़ते हैं तो कई बार हम बोर हो जाएंगे, लेकिन अगर आपका फ्लो टूटा हुआ है और आप फिर से यूट्यूब वगैरह से देख के वीडियोस देख के 5-6 घंटा 7 घंटा बैठने की आपकी हैबिट बन जाएगी, तो धीरे 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 बढ़ता जाएगा। एक लास्ट मैं सभी को एडवाइस देता हूँ, मैंने अपनी सिस्टर को भी एडवाइस दी थी, उसका भी इस तरह से बीच में किसी वजह से फ्लो टूटा था, तो मैंने उसको कहा था कि आप 15 मिनट का अलार्म लगाएं अपनी घड़ी में, आप 15 मिनट का अलार्म लगाएं अपनी घड़ी में, और इस 15 मिनट में मैं और कुछ नहीं सोचूंगा, केवल और केवल मैं अपने बुक में जो है उसी पे फोकस करूंगा और कुछ नहीं सोचूंगा, 15 मिनट बाद सोचूंगा। और वो 15 मिनट का अलार्म लगा के रख दें और केवल 15 मिनट दें अपने आप को कि बस मैं 15 मिनट पढ़ूंगा, लेकिन इस 15 मिनट में चाहे भली भूकंप आ जाए, चाहे बाढ़ आ जाए, चाहे कुछ हो जाए, मैं कुछ भी और नहीं सोचूंगा। तो आप वो 15 मिनट फोकस करके पढ़ाई करें, हाई फोकस स्टडी होगी वो। इस तरह से आप देखेंगे कि 15 मिनट करा, फिर आप हो सकता है 10 मिनट उठ जाए, फिर 15 मिनट का लगा लें, फिर इस तरह से तो आपका हो सकता है एक दिन में आपकी 3 घंटा पढ़ाई होगी, अगले दिन ही उसको 15 से 20 कर दें कि अभी 20 मिनट, फिर 22 कर दें, फिर 25 कर दें। तो आप पाएंगे कि 40 मिनट्स का एक स्लॉट तो होना चाहिए आपका। 40 मिनट्स तक जब आपका स्लॉट हो गया है कि बिना रुके आप 40 मिनट्स तक पढ़ सकते हैं, तो आप यू आर इन, मतलब फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है और आपका फ्लो वापस आ जाएगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। वाह सर, थैंक यू सो मच। ऐसा पहले कभी किसी ने नहीं बताया ये तरीका। नहीं थैंक यू नहीं, सो मच वेलकम सर। वेलकम वेलकम। जी। चैट बॉक्स में एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है कि क्या आप स्टार्टिंग से टॉपर स्टूडेंट में आते थे? मैं बिल्कुल टॉपर स्टूडेंट में रहा था, बचपन से टॉपर रहा था, लेकिन ऐसा कुछ समय भी आया था जब मैं बहुत पिछड़ गया था। तो मेरी जर्नी अप्स एंड डाउन्स की रही है। हाँ, मैं लगभग 8-9 क्लास तक काफी, 10th तक काफी टॉपर रहा था, फिर मैं कोटा चले गया था पढ़ाई करने। कॉलेज में मैं टॉपर नहीं रहा क्योंकि मुझे ये रियलाइज हो गया था कि जो टॉपर होते हैं वो लाइफ में बहुत ज्यादा कुछ आपको करना है, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपका टॉपर होना जरूरी है, राइट। तो और इनफैक्ट जो और भी टॉपर्स थे साथ में, उनका भी लाइफ में देखता हूँ, आपको मल्टीपल पर्सनालिटी होना चाहिए, आपको सभी चीजें आनी चाहिए, ठीक है। टॉपर होना, ग्रेड्स लाना इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट इज कि आप चीजों को किस तरह से सीख रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप नहीं है, मैं आपको बिल्कुल फिर से बता रहा हूँ कि 60% वाले या इनफैक्ट 50% वाले भी यूपीएससी क्लियर कर चुके हैं, जिन्होंने बीए वगैरह में 50-50 जैसे तैसे पास हुए थे। और इनफैक्ट मेरे कई सारे आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली के दोस्त हैं, एनआईटी के दोस्त हैं जो नहीं क्लियर कर पाए। काफी साल हो गए, 5-5 6-6 साल से नहीं क्लियर कर पा रहे हैं। एक अभी बिहार के ही कैडर में एक मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं जो भी आईआईटी में थे, वो भी तीसरे अटेम्प्ट में निकले हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका टॉपर होना जरूरी है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विल यू सजेस्ट लॉ एज अ प्रोफेशन? Absolutely, law is a very good profession, no doubt about it. एंड आई एम नॉट अ लॉयर, और मेरा लॉ का प्रोफेशन उतना रहा भी नहीं है। एक लॉ का सर्टिफिकेशन जरूर एनएलयू से किया, और मेरे लॉ में इंटरेस्ट जरूर है क्योंकि मेरी फैमिली में कुछ लोग हैं जो लॉ बैकग्राउंड से थे, तो मुझे लॉ में काफी इंटरेस्ट है। इनफैक्ट जो हमारी सर्विसेज है उसमें भी, या किसी भी सर्विस में है, लॉ का बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो लॉ एज अ प्रोफेशन इज वेरी गुड, बट आपको ये समझना होगा कि एक तो आप इंटरेस्ट है क्या उस प्रोफेशन में, आप जेन्युइनली आप इंटरेस्टेड हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, लॉ का जो प्रोफेशन है, अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड नहीं है तो आपको इनिशियली बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा। आपको किसी लॉयर में रहेगा 5-6 साल आप सीखेंगे, फिर आप अपनी प्रैक्टिस स्टेब्लिश करेंगे, उसके बाद बहुत समय लगता है। तो आप उस चीज को, चैलेंज को लेने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, तो लॉ
वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशंस मैं आज की तारीख में इंडिया में मानता हूँ, क्योंकि जितने भी टैलेंटेड जो स्टूडेंट्स होते हैं, या टैलेंटेड तो नहीं बोलूंगा, सभी टैलेंटेड होते हैं, जो टॉपर्स वाले जो होते हैं वो सभी या तो साइंस बैकग्राउंड लेते हैं, आईआईटीज में जाएंगे, एनआईटीज में जाएंगे, और उसके बाद कई जो कॉमर्स लेते हैं वो सीए वगैरह की तैयारी करेंगे, जो बायो लेते हैं वो एमबीबीएस की करेंगे। तो लॉ की तरफ जाने वाले जो टॉपर्स हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, तो एज अ कंपटीशन भी वहाँ थोड़ा कम है। तो अगर आप अच्छे हैं, आप में कैलिबर है, तो बहुत इमेंस अपॉर्चुनिटी है। लैक्स करोड़ ऑफ केसेस हैं इंडिया में जो चल रहे हैं, तो आपको किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं। लॉ इज अ प्रोफेशन, इज वेरी गुड प्रोवाइडेड दैट यू आर इंटरेस्टेड, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड थिंग, आपको हार्डवर्क करना और स्ट्रगल करने से पीछे नहीं हटना है, तो लॉ एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कुमार दिलीप जी ने कि मैंने 2012 से रेगुलर पढ़ाई छोड़ दिया है और मेरी इंग्लिश लैंग्वेज भी काफी वीक है, तो क्या ऐसे में तैयारी की जा सकती है? सॉरी, आप क्वेश्चन रिपीट करेंगे? ये सर कुमार दिलीप जी ने पूछा है कि मैंने 2012 से रेगुलर पढ़ाई छोड़ दिया है और मेरी इंग्लिश लैंग्वेज भी काफी वीक है, तो क्या ऐसे में तैयारी की जा सकती है? ओके। कुमार जी, एक कहावत है कि जब जागो तब सवेरा, तो बिल्कुल की जा सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आप किस एग्जाम की तैयारी चाह रहे हैं? सिविल सर्विसेज की, स्टेट की, एसएससी की, किस एग्जाम की पूछना चाह रहे हैं? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर, घर की फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, तो मैंने सोचा है कि पहले एसएससी सीएचएसएल की तैयारी करूंगा, फिर उसके बाद जॉब के साथ यूपीएससी की तैयारी करूंगा। तो क्या मैं कर सकता हूँ ऐसा? बिल्कुल आप कर सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छी चीज है कि अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही है कि आपको जॉब करना ही है, तो मैं सभी से कहूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप जॉब के लिए पढ़ लें, कि कोई ऐसा जॉब पकड़ लें जिससे आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो तो एटलीस्ट सस्टेनेबल हो जाए, कि आप तैयारी कर सकते हैं और आपको ऐसा टेंशन ना रहे कि मैं नहीं सिलेक्ट हुआ तो मेरा क्या होगा, राइट? और फाइनेंशियल स्थिति भी आपकी घर में मेंटेन रहे, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। टचवुड, मेरे यहाँ तो ऐसे कोई प्रॉब्लम थी नहीं फाइनेंशियल किसी भी तरह की, लेकिन फिर भी मैंने जॉब करते हुए तैयारी की। क्यों? क्योंकि जब आप जॉब करेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि बहुत सारी चीजें नई आपको सीखने को मिलती है, जो कि आपकी पर्सनालिटी को भी डेवलप करती है, और साथ साथ तैयारी के समय आपको एक कॉन्फिडेंस होता है अपने अंदर। एक जब आप करेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि आप एक कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी रहते हैं, तो उस चीज का एक बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। एंजाइटी कम होती है। जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो आपको ये एंजाइटी नहीं होती, ओहो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। आपको पता है कि नहीं, ठीक है, आई हैव अ जॉब, नहीं होगा तो भी ठीक है, होगा तो मैं अपनी पूरी मेहनत कर ही रहा हूँ। सो बहुत अच्छी चीज है, आप तैयारी करें, जो भी जॉब आपको मिलती है लें, और उसके साथ फिर वापस से यूपीएससी के लिए आगे बढ़ते हैं। एक जो क्वेश्चन था जिसमें उन्होंने पूछा था, दिलीप जी ने, कि उन्होंने 2012 में तैयारी छोड़ी और अब वो जेपीएससी और यूपीएससी के लिए पूछ रहे हैं। तो दिलीप जी, करी तो कभी भी जा सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चूंकि 8 साल लगभग हो गए हैं आपको पढ़ाई छोड़े हुए, तो बहुत बहुत मुश्किल होने वाली है रहा। और इंग्लिश लैंग्वेज नहीं तो आप हिंदी लैंग्वेज से तैयारी कर सकते हैं, हिंदी भी ले सकते हैं। हिंदी से रिलेटेड काफी वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप उनको चेक कर सकते हैं। यूपीएससी या स्टेट पीएससी किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप जा रहे हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया, कि इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस और बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन की जरूरत है। अगर आपने 8 साल से पढ़ाई छोड़ी हुई है, तो अब आप उठाएंगे तो आपको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। अगर आप उस स्ट्रगल के लिए रेडी हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने करी है, बहुत सारी ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों के साथ, जिनके बच्चे हो गए थे, उन्होंने भी पढ़ाई करी है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन आपको ये सब चीज समझनी पड़ेगी कि मान लीजिए बाकियों के चांसेस 90% है, तो आपके चांस केवल 15 हैं। तो उस 15% को 100 में कैसे कन्वर्ट करना है, वो आपकी मेहनत है। तो अगर आप उतनी मेहनत, उतना एफर्ट डाल पाए तो ही तैयारी कीजिएगा। अदरवाइज क्या होगा कि आप तैयारी भी करें, समय भी दें, अपना माइंड भी दें, इमोशन भी दें, और फिर उतना ना दे पाए जितना सिलेक्शन के लिए चाहिए, तो फिर आपको एक डिप्रेशन सा और एक दुखी दुखी होंगे आप। तो वैसा काम नहीं करना है। आपको लगता है कि नहीं, मैं पूरा एफर्ट
सस्टेनेबल तरीके से साल भर 2 साल 3 साल जितना भी लगेगा मेरे को देना है, मैं दूंगा और मैं करूंगा, तो फिर आप बिल्कुल आइए, कोई दिक्कत नहीं है। सर आदित्य जी का क्वेश्चन है कि स्टार्टिंग किस तरह से होनी चाहिए, क्या ये स्टार्टिंग एनसीईआरटी से होनी चाहिए? स्टार्टिंग एनसीईआरटी से कर सकते हैं आप। एनसीईआरटी अगर डायरेक्टली पढ़ने में आपको ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है, तो यूट्यूब पे एनसीईआरटी के भी वीडियोस हैं, अब वो आप देख सकते हैं। वैसे मैं ऐसा प्रेफर करूंगा, बोलूंगा कि आप सीधे एनसीईआरटी ही पढ़ें, सीधे बुक पढ़ें, क्योंकि यूट्यूब पे वीडियोस तो बहुत सारे हैं लेकिन वो सब अलग अलग अपना टाइप का उसको एनालिसिस होते हैं। तो बिल्कुल आप पढ़ें, शुरू करें, और 6th क्लास से शुरू करते हैं एनसीईआरटी। 6 से लेके 10 तक की में से एक बार सारी एनसीईआरटी मतलब सोशल साइंस से रिलेटेड, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सब कर दी तो आपका बेस प्रिपेयर हो जाएगा। तो अब आप लॉन्च के लिए रेडी हो जाएंगे कि सिविल्स की तैयारी का बेस रेडी है मेरा, अब मुझे इस पे मतलब गड्ढा खोद लिया है, अब इस पे नींव डालनी है। तो ये समझ लीजिए एनसीईआरटी इज लाइक घर बनता है तो गड्ढा खोदना टाइप हो गया। अब नींव डालने का काम जो बेसिक बुक्स है आपकी वो सब नींव डालेगी। एक बार गड्ढा खुद गया, नींव डल गई, उसके बाद फिर इमारत के लिए आपके बहुत सारे कोचिंग्स के मटेरियल्स होते हैं जो भी फ्रीली अवेलेबल हैं, करंट अफेयर्स हैं, वो सब आपकी इमारत और छत हो जाएगी। अब आपको डेकोरेट करना है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें, मैप्स डालें, डायग्राम डालें, चार्ट्स डालें, वो आपका डेकोरेशन हो गया। तो इससे आपका यूपीएससी का घर कंप्लीट हो जाता है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है रानी जी का। उन्होंने पूछा है कि अगर वो कोई टॉपिक उठाती हैं तो धीरे धीरे एकदम डीप में चली जाती हैं, तो फिर स्टार्टिंग से लिंक जुड़ते जुड़ते बहुत ज्यादा ही डीप हो जाता है, तो क्या इसकी जरूरत है? अगर आप पहली बार पढ़ रही हैं तो आप डीप में जा सकती हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी चीज, जितना आप डेप्थ में जाएंगे उतना अच्छा है, पहली बार पढ़ रहे हैं तो। और इंटरेस्ट भी आता है पहली बार में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ये समझना है, इसलिए मैंने एक सबसे पहले चीज कही थी सिलेबस। तो डेप्थ में जाते जाते ऐसा नहीं चले जाना जो हमारी चीजें सिलेबस से ही बाहर हो, राइट। तो आप पहली बार पढ़ें तो बहुत वाइड पढ़ें, मैंने सभी को कहा जब पहली स्टडी करेंगे आप लोग तो बहुत डेप्थ में और बहुत विड्थ में करें उसको। बेसिक बुक्स भी पढ़ें, आपको क्यूरोसिटी रहती है, आपको जानने का मन करता है तो पढ़ें, समय लें। लोग बोलेंगे 3 महीने में सिलेबस कंप्लीट करना है, आप अगर आपके पास समय है तो 6 महीने लें, ठीक है, लेकिन उसको अच्छे से दें आप समय। लेकिन डेप्थ में जाते जाते इतना भी नहीं चले जाना है कि आप कि एक ही टॉपिक एक दिन में खत्म करें, नहीं, ऐसा नहीं करना है। लिंक जोड़ने का ऐसा है कि आपको अपने आप को लिमिट करना पड़ेगा कि मुझे आज इतने इतने टॉपिक खत्म करने हैं और ये मेरे सिलेबस से रिलेटेड है, तो ही आप उसको जाएं। अगर वो सिलेबस से रिलेटेड नहीं है तो नहीं जाएं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है दीपाली जी का। उन्होंने पूछा है कि मैं हिस्ट्री की स्टूडेंट हूँ पर मेरा मैथ स्ट्रांग नहीं है, तो मैं उसे स्ट्रांग करने के लिए क्या करूँ? मैथ ऑप्शनल के लिए या फिर फॉर योर क्वांट और लॉजिकल जीएस पेपर 2 के लिए, सिविल्स के पेपर 2 के लिए एप्टीट्यूड वाले, या फिर एज ए ऑप्शनल की बात कर रहे हैं? सर एज ऑप्शनल इसका मतलब तैयारी करेंगे तो मतलब मैथ्स कैसे स्टार्ट करें? एज ए ऑप्शनल मैथ्स लेना चाहती हैं आप? सर एक्चुअली मैंने अभी स्टार्टिंग मतलब इसके लिए तैयारी स्टार्ट किया है, तो मतलब मैथ्स अगर मैं लूंगी तो इसके लिए कैसे तैयारी करूं? आपका मैथ्स में बैकग्राउंड रहा है? सर एक्चुअली मैंने 10th तक तो मैथ पढ़ा था, लेकिन उसके बाद जैसे मैंने आर्ट्स लिया तो उसके बाद मेरा मैथ्स से मतलब गैप हो गया, तो अगर फिर इसके बाद तो कैसे मैथ्स मतलब मत मैं लीजिए मैथ अपना दीपाली जी। अगर आपका मैथ्स में बैकग्राउंड नहीं रहा है तो अगर सिविल सर्विसेज के लिए आप मैथ्स लेना चाहती हैं तो बिल्कुल मत लीजिए। आप आर्ट से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट ले सकते हैं, सोशियोलॉजी ले सकते हैं, और एंथ्रोपोलॉजी ले सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं, फिलॉसफी ले सकते हैं, हिस्ट्री ले सकते हैं, ये सब कुछ ऑप्शनल आप ले सकते हैं। मैथ्स बिल्कुल मत लीजिए अगर आपने बीए किया है और आपका मैथ्स से लिंक नहीं है तो। एप्टीट्यूड का एक पेपर होता है, उसके लिए अगर आपको तैयारी करना है मैथ्स के लिए तो उसके लिए कुछ एक बुक्स हैं, मैं आपको बता दूंगा, तो उसको करके प्रैक्टिस करके कर सकती हैं। कोई भी अगर व्यक्ति, मैं मानता हूं अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड नहीं है, उसका मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं है, फिर भी अगर 4 से 5 महीने 1-1 घंटा भी रोज उस पेपर के लिए दे दे, 1 घंटा रोज, केवल 1 घंटा, तो भी वो इजीली क्लियर कर लेगा। मैथ्स ऑप्शनल ना लें आप अगर आपका बीए रहा है तो। तो सर एप्टीट्यूड के लिए मतलब अगर उसके लिए बुक्स अगर पढ़ेंगे तो हो जाएगा, मतलब 1-2 घंटे मतलब रेगुलर हाँ टाइम बिल्कुल, 1 घंटा रेगुलर टाइम दें। अगर सिविल्स के पेपर की एप्टीट्यूड की बात करें तो 1 घंटा 4-5 महीने तक दें आप,
तो आप बिल्कुल उसको क्लियर कर लेंगे, प्रोवाइडेड आपको पढ़ना है, इससे ज्यादा उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप पहले पढ़ें समझें, फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व करें, पढ़ें समझें क्वेश्चन सॉल्व करें, तो फिर हो जाएगा, बहुत इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ओके आएगी। सर, थैंक यू सर। वेलकम। सर कुमकुम हबीबा का क्वेश्चन है कि आप अपने इंटरव्यू के बारे में कुछ बताएं। यस सर। वेल ओके, इंटरव्यू के बारे में मैं बताता हूँ, मैंने इसको नोट कर लिया है, इसको मैं लास्ट में लूंगा क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग है। और ओके ओके सर। हाँ, सर तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आदित्य कुमार का कि एनसीईआरटी 12th तक का पढ़ना है। एनसीईआरटी 10 तक की पढ़ें आप, 11 12 की, पहले 10 तक की सारी निपटा लें, उसके बाद फिर बेसिक बुक्स पढ़ें, उसके बाद 11 12 की पढ़ें। पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरा सजेशन है पहले 10 तक की कंप्लीट कर लें, उसके बाद फिर आप बेसिक बुक्स और 12 तक की एनसीईआरटी दोनों पढ़ सकते हैं। ओल्ड एनसीईआरटी अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप 12 तक की पढ़ लें। न्यू एनसीईआरटीज में थोड़ा सा ज्यादा अलग तरीके से दिया हुआ है, तो हो सकता है आपको कुछ चीज समझने में दिक्कत हो। हाँ, इकोनॉमिक्स वगैरह सबके लिए आपको पढ़ना है, लेकिन पहले 10 तक की कर लें, उसके बाद फिर आप 11 12 पे आए। एक साथ कि ज्योग्राफी उठाई और 6 से लेकर 12 तक कंप्लीट कर दी, ऐसा मत करें। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है आरिफ जी का, उन्होंने पूछा है कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टडी के साथ कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आरिफ, आपको सिलेबस कंप्लीट करना होगा। आप सिलेबस कंप्लीट कर लें और उसके बाद कुछ आंसर राइटिंग का ऐसा है कि आप रोज आज से अपने सिविल्स की तैयारी की है, तो आंसर राइटिंग के बजाय ना आप अपने थॉट्स लिख सकते हैं। आपने एक आर्टिकल पढ़ा मान लीजिए इंडिया चाइना रिलेशन पे, तो आप अपने वर्ड्स में 200 वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन करें कि आपने क्या पढ़ा है, बस वो ही आपके आंसर राइटिंग हो गई। ऐसे धीरे धीरे जब से आपने स्टडी शुरू किया आप उसको डेवलप करें हैबिट, तो जब तक आपका कोर्स खत्म होगा, 5 to 6 मंथ 7 मंथ जो भी लगेंगे, आपका कोर्स खत्म होने के बाद आपको लगेगा कि आपकी बहुत अच्छी राइटिंग एबिलिटी हो गई है, प्रेजेंटेशन स्टाइल हो गया है, अब आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद इनसाइट्स की सिक्योर आती है, आप उसको लें, मंथली कंपाइलेशंस भी हैं, डेली भी आते हैं, और उसके आंसर राइटिंग शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट पहले से अगर आप कोई क्वेश्चन उठाएंगे यूपीएससी का और उसको सॉल्व करना चाहेंगे तो उतना नहीं इफेक्टिव हो पाएगा, क्योंकि आपका अभी सिलेबस पूरा हुआ नहीं है। तो यूपीएससी का हर आंसर मल्टी डायमेंशनल होता है। तो मेरा एडवाइस ये रहेगा कि आप जो भी पढ़े हैं उसकी समरी बनाएं अपने वर्ड्स में, वही आपकी एक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके सर नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्ताफ हुसैन जी का, इन्होंने पूछा है कि क्या यूपीएससी के एग्जाम में लॉ से भी क्वेश्चन आते हैं। यूपीएससी के एग्जाम में लॉ बैकग्राउंड से क्वेश्चन ऐसे नहीं आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो एग्जैक्ट ऐसे नहीं है कि आपको एलएलबी करना पड़ेगा तभी आप सॉल्व कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन आते हैं करंट इवेंट से रिलेटेड आते हैं, जैसे लॉ कमीशन की रिपोर्ट्स की क्वेश्चंस आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के आते हैं, पूरा एक पेपर है इसके बेसिस पे। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आपको एलएलबी का नॉलेज होने की जरूरत नहीं है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है जुनैद हबीब जी का, इन्होंने पूछा है कि ये फिजिक्स और उर्दू में कंफ्यूजन इन्हें कि कौन सा ऑप्शनल रखे। इन्होंने एमएससी किया हुआ है फिजिक्स से, लेकिन उर्दू लिटरेचर पर भी इन्होंने कुछ आर्टिकल मतलब लिखते रहते हैं। अभी का जो ट्रेंड चल रहा है यूपीएससी में, थोड़ा सा जो लैंग्वेज वगैरह है उनको फायदा होता है। तो अगर आपका उर्दू लिटरेचर है, पिछले साल का तो मुझे उतना आइडिया नहीं है, शायद उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, लेकिन 2 3 साल 2016 17 18 वगैरह बहुत ही अच्छा उर्दू लिटरेचर ने रिजल्ट दिया है। तो अगर आपका उर्दू लिटरेचर में इंटरेस्ट है तो बिल्कुल करें, क्योंकि फिजिक्स का ऑप्शन बहुत बड़ा है, ऑप्शन बहुत बड़ा है, बहुत पढ़ना पड़ेगा, और लिटरेचर में पढ़ना कम पड़ता है। तो अगर आप शौक रखते हैं लिटरेचर का तो लिटरेचर ऑप्शन। सर निशात फातिमा का क्वेश्चन है कि अभी उन्हें कुछ साल तैयारी करनी है, उसके बाद एग्जाम देना है, तो वो करंट अफेयर्स से तैयारी शुरू कर रही हैं, तो उनको कितने टाइम पहले के करंट अफेयर्स पढ़ने होंगे, यूपीएससी एग्जाम के कितने साल पहले तक के। यूपीएससी पहले 1 साल के करंट अफेयर्स पूछा करता था, लेकिन अब वो करंट अफेयर्स से कंटेम्प्रेरी अफेयर्स की तरफ मुड़ चुका है। तो आप जब तैयारी कर रहे हैं तो आप अपना जब तैयारी शुरू कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपको 2021 में देना है, अगर आपने आज से तैयारी शुरू की है तो आज से 1 साल पहले की उठा लें। इसका मतलब अब 2019 नवंबर से लेके जब तक आप एग्जाम देंगी तब तक का करंट अफेयर्स तो करें ही सही मिनिमम, क्योंकि यूपीएससी आजकल प्रीवियस पिछले साल की बजाय पिछले के पिछले साल या उससे भी ज्यादा पिछले साल, तो 2020 का एग्जाम है तो वो 19 का ना पूछते हुए 18 या 17 का पूछ लेता है।
तो आप इतना कंप्लीट नहीं कर पाएंगी। तो बस मेरी एडवाइस ये है, जहां से आप शुरू कर रहे हैं वहां से 1 साल पीछे से शुरू कर दीजिए करंट अफेयर्स। सर, आदित्य का क्वेश्चन है कि बुक लिस्ट बता दीजिएगा और मतलब अच्छी रैंक के लिए कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। मैं बुक लिस्ट काफी बड़ी है, मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, तो आप सभी को बांट देना, तो मैं बता दूंगा उसको। ओके सर, ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर अभी भी किसी को क्वेश्चन पूछना है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। इंटरव्यू के लिए भी मैं बता देता हूँ, उसके पहले कोई क्वेश्चन हो तो बताएं। जी सर, मेरा क्वेश्चन है एक। हाँ जी प्लीज। जी सर, आपने कहा था कि जिसमें इंटरनल मोटिवेशन मिले या फिर जिसमें अंतर से खुशी हो, उसी उसी को करियर बनाना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। तो सर यूपीएससी में मुझे अंदर से खुशी है या नहीं है, उसको कैसे पहचान पाएंगे कि हाँ मुझे इस चीज़ में खुशी है तो मुझे यूपीएससी ही करना है, मतलब एज ए करियर, तो उसको। फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइफ को आप सोचेंगे 10 साल बाद या आज से 15 साल बाद मैं कैसी लाइफ चाहती हूँ, क्या चाहती हैं आप 10 साल बाद कि मेरी जिंदगी में क्या होना चाहिए? मेरे देश का नाम मेरे नाम से जाना जाना चाहिए। इसके लिए तो आप साइंटिस्ट भी बन सकती हैं, इसके लिए तो आप किसी भी फील्ड में, मुझे नहीं लगता कि कोई आईएएस, आप क्या ऐसे आईएएस को जानती हैं जो जिसके नाम से देश के नाम को जाना जाता है? ऐसा कोई लोग नहीं जानते होंगे इनफैक्ट। सर कोई किरण किस बेदी। हाँ, किरण बेदी आईपीएस रही हैं, वो देश की पहली महिला आईपीएस थी। अदरवाइज जी। बहुत रेयर हैं, राइट? जी। ठीक है, तो ये तो आप किसी भी फील्ड में कर सकती हैं, तो आप साइंटिस्ट भी बन सकती हैं, आप आर्टिस्ट भी बन सकती हैं, और कुछ आप दिखती हैं अपने आप को? सर एज आपको अ क्या पोएट। शौक है? सर पोएम्स लिखने का बहुत शौक है। तो आप राइटर भी बन सकती हैं अच्छी। बट अगर आप एज अ प्रोफेशन सिविल्स को देखना चाहती हैं, मोटिवेशन, आपको ये समझना पड़ेगा कि ये एक करियर है। इस करियर में आपको एक अमाउंट ऑफ मनी, पावर, रिस्पेक्ट, वो सब मिलेगा, बदले में आपको डिलीवर करना है एडमिनिस्ट्रेशन, और आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक सर्वेंट है। तो आपकी अपनी कोई ऐसी बहुत ज्यादा फ्रीडम नहीं रहेगी, आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम करना है। तो आपको ये सब चीजें अपने माइंड में रख के आपका काम कंटिन्यूसली ट्रांसफर होगा। आपको कई बार पॉलिटिकल प्रेशर्स का सामना करना पड़ेगा, आप अपने घर वालों को और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को उतना समय नहीं दे पाएंगे। तो ये सब चीजें माइंड में रखते हुए अगर आपको लगता है कि हाँ मैं बहुत मोटिवेटेड हूँ इस प्रोफेशन के लिए, तो आप इस प्रोफेशन के लिए तैयारी करना शुरू कर सकती हैं। आपको लगता है कि नहीं, मैं जैसे मुझे अपना नाम करना है, तो आप तो पोएम लिखती हैं, अगर आप बहुत अच्छी कवित्री बन सकती हैं तो इससे भी आप देश का नाम रोशन कर सकती हैं। बहुत सारे बहुत फेमस कवि रहे हैं जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया का नाम किया है। तो ये आपको चुनना है कि आपको क्या करना है। अगर आप सिविल्स के लिए अंदर से आपको है कि मैं लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ, और कुछ सर्विस डिलीवरी, कुछ डिलीवरी ऑफ सर्विसेज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसमें मैं एक रोल अदा कर सकती हूँ, तो आप इसमें बिल्कुल ट्राई कर सकती हैं। जी सर, रोल अदा कर सकती हूँ, वो थोड़ा एक्सटेंड कर दीजिए। एज अ सर्विस ले आप आईएएस आईपीएस, तो आपको मालूम ही है क्या करते हैं। फॉर एग्जांपल आईआरएस है रेवेन्यू सर्विसेज में। रेवेन्यू सर्विसेज में आपको टैक्स कलेक्शन करना है। जब तक टैक्स कलेक्ट होगा नहीं तब तक वेलफेयर स्कीम्स हो, चाहे मनरेगा हो, चाहे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क हो, या कोई भी प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना हो, उसमें आप पैसा आएगा ही नहीं, तो आप गरीबों को दे नहीं सकते। तो आपको टैक्स कलेक्शन करना है। तो टैक्स कलेक्शन के लिए आप क्या है, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक एजेंट है, एक सर्वेंट है, एक वर्कर है, ठीक है, एक ऑफिसर है। तो आपको वो एक्सटेंशन हो गया कि मुझे ये करना है, मैं इस ड्यूटी को निर्वाह कर रही हूँ, और इसके लिए मुझे सरकार कुछ पैसे दे रही है। कई बार आपको रियलाइज होगा, मुझे रियलाइज होता है कि मैं जो कॉर्पोरेट में था तो मैं बहुत ज्यादा अर्न कर रहा था, मेरे जो दोस्त हैं वो यूएस चले गए, यूरोप चले गए, जितनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मुझे सैलरी देती है उससे 10 गुना उनकी सैलरी है, गुना है। तो उनके आने वाले टाइम पे क्या होगी, और उनका जो लाइफस्टाइल है, चाहे वो विला हो, उनकी कार्स हो, तो हम मैच नहीं कर सकते। तो इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा कि अगर
उस तरह की मोटिवेशन है, फिर भी मैं मोटिवेशन से काम कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे अच्छा लगता है लोगों के लिए काम करना। अगर आपको ऐसी फीलिंग है तो आप बिल्कुल यहाँ जाएं। और अगर आपको चाहिए कि नहीं, मुझे एक बहुत अच्छी बेहतर लाइफ चाहिए, मुझे सुकून चाहिए जीवन में, तो फिर सिविल सर्विसेज में कई बार आपको परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो फिर आप कोई ऐसा अलग करियर भी चुन सकती हैं। जी। सर एक क्वेश्चन है कुमकुम हबीबा की कि जैसे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए हिंदू न्यूज़पेपर बेस्ट होता है, लेकिन हिंदी मीडियम के लिए कोई ऐसा न्यूज़पेपर नहीं होता जिससे प्रॉब्लम होती है, तो हिंदी मीडियम के बच्चे कैसे अपनी इसकी तैयारी करंट अफेयर्स की कर सकते हैं? हिंदी के लिए एक दो न्यूज़पेपर है, मुझे भी आइडिया नहीं है क्योंकि मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन मैं ये जानकारी आपको दे दूंगा। पहली चीज। दूसरी चीज कि करंट अफेयर्स की वीडियोस यूपीएससी के लिए हिंदी में जरूर आते हैं, हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए। तो ऐसे चैनल्स और ऐसे करंट अफेयर्स आप देख सकते हैं, तो आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और हिंदी के एक दो न्यूज़पेपर हैं अच्छे, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। वो मिल जाएंगे और करंट अफेयर्स से कर सकते हैं हम। सर कुमकुम हबीबा का फिर से क्वेश्चन है कि आपकी रैंक 36 थी, बट व्हाई यू हैव चूजन आईपीएस? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से कि इट्स ये क्वेश्चन का मैं आंसर आई जस्ट मैं इंटरव्यू के उसमें बताऊंगा, इंटरव्यू के एक्सपीरियंस के बाद। इट्स नॉट बेसिकली इनफैक्ट आईपीएस, इट्स सेंट्रल पुलिस सर्विसेज, इट्स सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, and I'll answer when I'll talk about my interview experience. Any more questions? All right, I think I should talk about my interview experience. So जब आप यूपीएससी के इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो सबसे पहले, अगर किसी ने देखा नहीं हो, तो यूपीएससी का इंडिया गेट के पास में ही यूपीएससी भवन है, उसे धौलपुर हाउस भी कहते हैं। और जब आप एंटर करते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक किए जाते हैं, एंड देन यू एंटर इनटू द यूपीएससी भवन। अंदर जाके एक बहुत बड़ा सा डोम है, डोम के नीचे आपको बिठा दिया जाता है, चेयर्स लगे हुए हैं, वहाँ टेबल्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं। वहाँ पे सभी कैंडिडेट्स जो उस दिन इंटरव्यू देना है वो सब आके बैठ जाते हैं, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। इसके बाद बोर्ड डिटेल हो जाता है कि आपका ये बोर्ड है, सभी का अपना अपना एक बोर्ड डिटेल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल किसी का किसी का मिस्टर श्याम, किसी का मिस्टर मोहम्मद का बोर्ड है, का बोर्ड है, तो लीजिए जाता है। फिर को इंटरव्यू के लिए रूम्स में बुलाया जाता है। रूम एक ऑफिस कि भाई कैसा होगा यूपीएससी का इंटरव्यू, किससे बड़ा हॉल होता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। उनका अपना एक ऑफिस होता है, जिस तरह आप किसी बड़े अधिकारी के ऑफिस में गए हो वैसा ऑफिस होता है। वो अपनी टेबल पे होते हैं, चेयर पे, और उनके पास 4 लोग और होते हैं, और आपको एक सीट दे दी जाती है, आप वहाँ बैठते हैं और बाकी चारों पांचों लोग आपसे क्वेश्चन करते हैं। बोर्ड में जो यूपीएससी का मेंबर होता है वो बोर्ड का चेयरमैन होता है, वही आपको मार्क्स देता है। उसी के पास मार्क्स की जो होती है पेन और कॉपी वो रखी होती है, जहाँ पे वो मार्क्स आपके लिखता रहता है। और बाकी जो बाकी बोर्ड के मेंबर्स होते हैं, तो सबसे पहले जो शुरुआत करते हैं वो बोर्ड के चेयरमैन आपसे पूछने की शुरुआत करने लगते हैं। तो मैं जब गया था तो मुझसे सबसे पहले मैंने सभी को जाते से विश किया, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड, अगर लेडी बैठी हो तो आप पहले मैम को विश करें, तो मैंने गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, सभी को विश किया, एंड देन मैं बैठ गया। और बैठने का तरीका, आपका आने का तरीका, विश करने का तरीका, ये सब बहुत मैटर करता है। और यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा कि जो मैंने कॉर्पोरेट में सर्विस की थी तो उसकी वजह से आई हैड अ गुड kind of communication skill, so that helped me a lot in my interview. In fact, in my interview I got very good marks. So उसके बाद there was a lot of questions, मुझसे कई सारे questions पूछे गए related to my hobbies, related to my my first question the chairman asked me was from my research paper कि तरंग, you had a research paper and what was it about? तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया, एंड देन मैम ने क्वेश्चन पूछे, आपको फंसाने के लिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप पे कि आपने ये करप्शन होते हुए देखा तो आप क्या करेंगे, तो आपको बताया जाएगा आपका दोस्त है। अब आपको उसमें
एकदम आइडियलिस्टिक पोजीशन नहीं लेनी कि नहीं मैं तो सब सही कर दूंगा, आपको रियलिस्टिक पोजीशन लेनी। मान लीजिए आपसे पूछ दिया कि आपके पिताजी ने ही कोई करप्शन किया है, आपके भाई ने कोई करप्शन किया, मान लीजिए पूछ लिया, तो आप क्या एक्शन लेंगे? तो आइडियलिस्टिक पोजीशन तो यही है कि आप उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन रियलिस्टिक आप करेंगे क्या? वाकई में क्या आपके सगे भाई ने किया है तो आप उसको सीधे जेल में तो नहीं भेजते, आप पहले पूछेंगे कि तुमने ऐसा क्यों किया, किस सर्कमस्टांसेस में किया। आप कोशिश करेंगे कि भाई आप अपनी गलती स्वीकार करो। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बात करेंगे किसी भी बड़े अधिकारियों से कि सर इससे ये पहली बार है, इससे ये गलती हुई है एंड हमें इसको एक और अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, ये जो भी इसने किया है गलत है, और इस पे एक पनिशमेंट, जरूरी नहीं है कि हर चीज के लिए हम मेजर पनिशमेंट है, कई बार हम माइनर पनिशमेंट भी देते हैं। तो इस तरह से केस अप पुट अप करना चाहिए। तो रियलिस्टिक पोजीशन लेनी चाहिए, आइडियलिस्टिक नहीं कि सर मैं उसको जेल भेज दूंगा और मैं बिल्कुल टॉलरेट नहीं करूंगा। रियलिस्टिक पोजीशन लें, जो वाकई में आप करेंगे वो चीजें। इसके बाद मेरी हॉबीज से रिलेटेड पूछा गया मुझसे क्वेश्चंस कि आपकी हॉबीज क्या है। तो मैंने उसमें लिखा हुआ था, जब आप डिटेल्स, एक डेफ होता है डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, उसमें आप हॉबीज वगैरह मेंशन करते हैं, तो वो चीजें मैंने उसमें लिखी हुई थी। फिर कुछ पहली टाइप एक आध दो क्वेश्चन पूछे गए थे मुझसे, तो वो भी, उनका भी मैंने आंसर दिया। मेरी जिमिंग से रिलेटेड मुझसे क्वेश्चन पूछे गए। अब चूंकि 3 साल हो गए तो बहुत सारी फेड हो गई है मेमोरीज मेरी, बट ओवरऑल मेरा इंटरव्यू 45 से 50 मिनट्स चला था और बहुत ही कॉर्डियल था। और जाते जाते मेरे जो चेयरमैन थे बोर्ड के, उन्होंने मुझसे एक बहुत अच्छा, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज पूछ ली कि तरंग, जब तुम आए थे, व्हेन यू एंटर्ड माय रूम, तो तुम्हारा जो बैठने का स्टाइल है, तुमने अपना कोट का बटन ऐसे ओपन किया एंड देन यू जस्ट सेट, सो ये कैसे आया? मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने कहा सर, आई सिंस आई एम वर्किंग इन कॉर्पोरेट, तो आई हैव सीन मैनी ऑफ माय senior managers, VPs, they sit like this, so I just got an habit of this. So he told, okay, this was good. तो इस तरह से आपकी बात करने की तरीका, आपकी कैसा सोचते हैं, कैसा बोलते हैं, वे यू कम्युनिकेट विद देम, आपको माइंड भी रीड करना पड़ता है, तो हो जाता है। वो प्रैक्टिस आप करेंगे तो हो जाएगा। Thank you very much. I just got a comment. So yeah, you must keep smiling. In fact, मैं आप सभी को बोलूंगा कि लाइफ में मैं बहुत आशा करता हूँ कि आप सब बहुत ऊंचाई पाए, सिविल सर्वेंट बने, या जो भी आप फील्ड चूज करें उसमें बहुत आगे जाएं। और नहीं भी, मान लीजिए आपने सोचा है कि मुझे टॉप, जैसे एक मैम ने सोचा है कि मुझे इंडिया में नाम करना है, अब इंडिया क्या दुनिया में नाम करें आगे, हो सकता है हमारी यूनिवर्स और बढ़ जाए, हम और दूसरे प्लैनेट्स पे पहुंच जाएं कभी आगे लाइफ में। अभी तो शायद हमारी लाइफ में तो उतना मुमकिन नहीं दिख रहा है, लेकिन आप आगे जितना हो सके नाम करें। लेकिन अगर नहीं भी कर पाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट मैं आप सबसे बोलना चाहूंगा, सेल्फ सेटिस्फेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब हमें खुद में सेटिस्फाइड होना बहुत जरूरी है। दुनिया की नजरों में आज मैं अपनी जिस पोजीशन पे हूं, हो सकता है दुनिया की नजरों में सबको लगता हो कि अरे यार, सबके पास तो ये है, वो है, बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर, गार्ड्स वार्ड, सब। सर आपकी लाइफ तो सेट है, आप एकदम, आपके लिए क्या है? आपको तो सब कुछ दिया भगवान ने, या ऊपर वाले ने, अल्लाह ताला ने, ईश्वर ने, गॉड ने सब कुछ दे दिया। लेकिन अगर मैं अंदर से ही दुखी हूँ, मुझे लग रहा है यार, मुझे मुझे वो सर्विस नहीं मिली, मुझे वो कैडर नहीं मिला, मुझे मेरा वो दोस्त तो वहाँ यूएस चले गया, वो तो इतना कमा रहा है, मैं तो इतना ही कमा रहा हूँ। अगर मैं अंदर से ही खुश नहीं हूँ तो फिर उस कामयाबी का और उस चीज का कोई मतलब नहीं है। और इनफैक्ट अगर मैं सिंपल, अगर मैं बहुत कम कमा रहा हूँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ, मैं खुश हूँ अंदर से, सेल्फ सेटिस्फेक्शन है मुझ में, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने जैसा सभी को कहा, अपनी हेल्थ का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि अभी आप सब यंग हैं, हम सब यंग हैं, हमें रियलाइज नहीं होता है जिस तरह का जमाना है, मिलावटी खाना आ गया है। 40s के बाद जब आप देखेंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम्स आने लगेगी अपनी लाइफ में, अगर आप अपने आप को हेल्थ पे ध्यान नहीं देंगे। इनफैक्ट 30-35 में लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, बीपी की, कोलेस्ट्रॉल की। तो प्लीज ध्यान दें, अपने आप पे ध्यान दें, अपने माता पिता का सम्मान करें। उन्हें कई चीजें होंगी जो आपकी, कई घरों में होता है कि उन्हें पसंद नहीं आएगी आपकी कुछ बात, आपको उनकी कुछ बात पसंद नहीं आएगी, लेकिन प्यार से समझाएं उन्हें, उनकी पूरी इज्जत करें, उनकी देखभाल करें, और सभी से खुशियां बांटें, और खुद भी खुश रहें, और खूब मेहनत करें। थैंक यू।